सूरज ढल चुका था, शाम भी हो चुकी थी। वासु सुबह से एकटक अपने कक्ष के दरवाजे पर देख रहा था। राजा अभी भी नहीं आए थे। वासु से और रहा न गया और वो राजा शिवेंद्र के कक्ष की ओर बढ़ गया था। कक्ष में प्रवेश करते ही वासु ने राजा शिवेंद्र को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा। राजा का दिल वासु को दूर जाने से रोक रहा था, लेकिन उनका दिमाग जानता था कि वासु का दूर जाना ही शक्ति पाने का एकमात्र तरीका था। पिताजी, मैं आपकी सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप मेरी शक्तियां वापस लाने का उपाय बताने वाले थे ना? वासु ने राजा शिवेंद्र की ओर देखकर पूछा। राजा का ध्यान वासु की ओर गया और वो बोले, हाँ, मैं सभा में व्यस्त हो गया था। तो बताइए ना, क्या उपाय है? वासु ने बेसब्री से पूछा। बेटा, मुझे डर है कि तुम अभी तैयार हो या नहीं, और जैसा जीवन तुम्हारा अब तक बीता है, शायद तुम अभी तैयार नहीं हो। राजा शिवेंद्र ने वासु से दुखी स्वर में कहा। पिताजी, मुझे अपनी शक्तियों को याद करना ही होगा। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, पर मैं ये सोचकर नहीं मरना चाहता हूं कि मैंने कोशिश ही नहीं की है, वासु ने पूरे विश्वास से कहा। वासु की बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग के बीच चल रही जंग में उनका दिमाग जीत गया, और त्रिलोकी की कही हर बात वासु को बताने के बाद राजा शिवेंद्र ने कहा, वासु, तुम्हें अपनी शक्तियां ढूंढने साधारण इंसानों की दुनिया में जाना होगा और अकेले ही इस सफर को तय करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? वासु ने कुछ क्षण सोचते हुए कहा, करना तो होगा ही पिताजी। अब मैं ऐसे और नहीं जी सकता। मेरी मां जिधर भी है, मैं उन्हें गर्व महसूस कराना चाहता हूं। आप बताइए कि ये जादुई द्वार मुझे कहां मिलेगा? राजा शिवेंद्र ने कहा, जब हम नागमणि समुदाय की प्राचीन किताब पढ़ रहे थे तो उसमें नीलहिम पहाड़ का कई बार जिक्र हुआ था। नागमणि समुदाय के प्राचीन लोग दुनिया से बचने के लिए वहीं अपना डेरा बसाकर रहते थे। हमारे साम्राज्य के सबसे आखिरी कोने पर यह पहाड़ है और शायद ये द्वार वहीं पर है, लेकिन यह द्वार सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसके लायक होगा, जिसे इसकी जरूरत होगी। तुम्हें बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा बेटा। द्वार मिल जाने के बाद भी साधारण दुनिया में तुम्हें नागमणि समुदाय के लोगों को ढूंढना होगा और उन्हें तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार करना होगा। ठीक है, तो मैं कल ही प्रस्थान करूंगा, वासु ने पूरे भरोसे से कहा। नहीं, कल नहीं, पहले उस सफर की पूरी तैयारी तुम्हें करनी होगी। तुम्हें हर युद्ध कला में महारत हासिल करनी होगी, हर मुसीबत से लड़ने के काबिल बनना होगा। अभी तुम्हारा शरीर कोमल है, इसे फौलाद बनाना होगा। उसके बाद तुम अपनी शक्तियां वापस पाने निकल जाना। वासु ने अपनी सहमति देते हुए अपने कक्ष में चला गया। राजा ने राज्य कोष से एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का चाकू निकाला और अगली सुबह वासु को दिया और कहा, वासु, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसमें तुम्हारी मां का जादू और स्नेह है। इसने मेरी हर जंग में बहुत सहायता की है। तुम इसे हमेशा अपने ही पास रखना बेटा। वासु को तैयारी करते हुए 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों में वासु ने युद्ध कला को पूरा मन लगाकर सीखा। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए पानी के अंदर अपनी सांस रोकना भी वासु सीख गया था। घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी में अब वासु निपुण हो गया था। हिम और ठंड को सहन करने के लिए वो बर्फीली रातों में नदी में बैठा रहता था। जब ये बात चंद्रा को पता चली तो उसने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। इसलिए राजा शिवेंद्र ने चंद्रा को इस बात पर बहुत डांटा था। जलन से भरा चंद्रा वासु के कक्ष के पास पहुंचकर बोला, सुना है कि अपनी शक्तियां वापस लाने जा रहे हो छोटे राजकुमार, वो भी नीलहिम पहाड़ पर। वहां का वातावरण जानते हो, इतनी हिम और ठंड है कि मैं भी वहां उड़ नहीं पाता। तुम क्या करोगे? भैया, कभी कभी काम उड़ने से नहीं चलने से भी होता है, वासु ने चंद्रा को जवाब देते हुए कहा। चंद्रा गुस्से में बोला, बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा, हाँ? वापस तुम जिंदा तो आ नहीं पाओगे, इसलिए अलविदा। केवल पिताजी तुम्हें याद करेंगे, बाकी राज्य के लोग तो बहुत ही खुश होंगे। वासु का मन ये सब सुनकर बहुत दुखा। उसके अपने भाई के मुंह से उसे इतनी कड़वाहट की उम्मीद नहीं थी। पूरा सामान जुटाकर वासु अगली सुबह अपने इस लंबे सफर को तय करने के लिए तैयार हो गया था। राजा शिवेंद्र महल के द्वार पर वासु को शुभकामनाएं देने के लिए खड़े हो गए थे। दूर से चलते आ रहे राजकुमार वासु के मुंह पर सुबह की धूप सोने जैसी चमक रही थी। घने बाल, पेड़ जैसा लंबा शरीर, लाल रंग के वस्त्र वासु को बहुत आकर्षक बना रहे थे। एक तरफ तलवार और म्यान, दूसरे तरफ चमकता चाकू।
राजकुमार वासु की शोभा और बढ़ा रहे थे। एक सामान से लदा पोटला अपने पहाड़ जैसे कंधों पर लिए राजकुमार वासु जैसे ही राजा शिवेंद्र के पास आया तो उन्होंने कहा, आज भारंगी होती तो उससे तुम पर बहुत गर्व होता वासु। राजा शिवेंद्र ने राजकुमार वासु के सर पर तिलक लगाने के बाद उसे गले से लगाकर बोला, विजयी होकर लौटना बेटा, तुमसे जल्दी मिलेंगे। याद रखना, ये राजगद्दी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब मैं चंद्रा को ज्यादा समय रोक नहीं पाऊंगा। इंद्रपुरम राज्य का भविष्य अब आगे तुम ही संवारोगे। मैं जल्दी अपनी शक्तियों के साथ लौटूंगा पिताजी। ये बोलकर वासु अपने पिता के पैर छूता है। विजयी बाबा, राजा शिवेंद्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा। वासु अपने घोड़े पर बैठा और सैनिकों की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ गया था। नीलहिम पर्वत तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गुरु सोम जानते थे, इसलिए वो दिशा दिखाने के लिए सबसे आगे चल रहे थे। महल से नीलहिम तक का सफर 2 दिनों का था। वासु पूरे सफर में एकटक अपने राज्य को देखता रहा। वासु अपनी शक्तियां आ जाने के बाद एक भव्य स्वागत की कल्पना करने लगा था। रात हो चुकी थी, इसलिए गुरु सोम ने रुकने का आदेश दिया। नहीं गुरुवर, हमें चलते रहना होगा, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। वासु ने गुरु सोम से कहा, जंगल में रात में सफर करना मृत्यु को आमंत्रण देने के बराबर है। यह जंगल कई भयानक जानवरों से भरा है। गुरु ने वासु को समझाया। वासु जो कभी महल से बाहर ही नहीं निकला था, उसने मासूम शब्दों में पूछा, कैसा जानवर? क्या हमें जानवरों से भी खतरा होता है? अरोच और हिमलाई बटेर, शेर, हिम तेंदुए, जहरीले सांप और कई प्रकार के जानवरों का घर है ये जंगल। इसलिए हम सुबह प्रस्थान करेंगे। सैनिकों को भी आराम की जरूरत है और तुम्हें भी। कल दिन ढलने के पहले हम नीलहिम पर्वत पहुंच जाएंगे और वहां से तुम्हें अकेले ही ये कठिनाई से भरा सफर तय करना होगा। इसलिए आज रात आराम कर लो, कल से आराम नहीं मिलेगा। इतना बोलकर गुरु चले गए। अगले दिन नीलहिम पहाड़ नजर आने लगा था। उसे देखकर वासु की आंखों में अविश्वास छा गया था। एक भयावह पहाड़ जो नीले रंग का था। वासु ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। नीले हिम से ढके उस पहाड़ पर लंबे लंबे पेड़ भी थे। यह दृश्य इतना खूबसूरत था कि वासु शीतलहर के बारे में भूल चुका था। गुरु सोम और सैनिकों की टुकड़ी का सफर यहीं तक का था। गुरु ने वासु को शुभकामनाएं दी और उसका घोड़ा लेकर वहां से निकल गए। वासु अब अपनी पदयात्रा पर अकेला निकल गया था। वासु को यह तक नहीं पता था कि जो वो खोज रहा है वो कहां ढूंढे। इस पहाड़ पर एक द्वार ढूंढना नामुमकिन था। अब वासु पहाड़ के निचले हिस्से पर पहुंच गया था, जहां से पहाड़ की चढ़ाई का रास्ता था। वासु के मन में कई सवाल थे कि क्या ऊपर जानवर होंगे, वो खाएगा क्या, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो इस द्वार को ढूंढेगा कहां। अपने मन को शांत करते वासु आगे बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ राजा शिवेंद्र आंखों में आंसू लिए महारानी भारंगी के चित्र को देखकर उदास हो रहे थे और बोले, भारंगी, वासु का जीवन मैंने इस 4 दीवारों में ही कैद करके रखा था, फिर भी हमारा पुत्र एक वीर की तरह मेरे गुनाहों की माफी लेने गया है। चंद्रा, जिसके पास हर चीज है, वो आज किसी की भी कद्र नहीं करता है। तुम्हारे चले जाने के बाद बहुत गुस्सा भर गया चंद्रा के अंदर। मैं चंद्रा से भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जिस दिन वासु अपनी शक्तियां लेकर लौटेगा, उस दिन मैं खुद को 2 भाइयों के बीच खड़ा पाऊंगा और मुझे एक को चुनना होगा जिसे मैं चुन चुका हूं। लेकिन मुझे डर है चंद्रा इस बात को समझ पाएगा या नहीं। ईश्वर ही जाने उस दिन क्या होगा। मैं अब कमजोर हो चला हूं। अब तुम्हारे पास आना चाहता हूं। जल्दी मिलेंगे भारंगी, जल्दी मिलेंगे। इधर दिन ढल रहा था। वासु अभी कुछ ही देर चला था और अब उसके फेफड़ों में जान नहीं बची थी। बर्फीली हवा सांस लेना कठिन बना रही थी। वासु ने अब रात बिताने का निर्णय ले लिया था। एक खाली गुफा में वो अपना सामान रखकर आग जलाने के लिए लकड़ी लेने निकला था। इतने लंबे और विशाल पेड़ उसने पहले नहीं देखे थे। इन पेड़ों पर अलग अलग रंग के फल लगे थे। वासु ने पेड़ पर चढ़कर ये फल तोड़ने का मन बनाया। जैसे ही वासु ने अपना हाथ पेड़ पर रखा और चढ़ने की कोशिश की, वैसे उस पेड़ के अंदर से बड़े नुकीले कांटे हवा की तेजी से बाहर निकले और एक कांटा
वासु के हाथ पर लग गया था। आ, आ, इस कांटे की चुभन तो बहुत तेज है। ये क्या है? मेरा तो पूरा हाथ लहूलुहान हो गया है। वासु खून देखकर घबरा गया था। उसने तुरंत अपने शाल का एक हिस्सा फाड़कर अपने हाथ पर बांध लिया था। खून की धारा बंद होते ही वासु आगे लकड़ी ढूंढने निकल गया। पहाड़ पर कई सारे नायाब फूल थे, जड़ी बूटियां थी, कुछ छोटे पौधे बेर के भी थे। वासु ने बेर को देखते हुए सोचा, क्यों ना आज रात के भोजन में बेर ही खा लूं। एक काम करता हूं, कुछ बेर खाकर बाकी को पोटले में डाल लूंगा। इसके बाद वासु लकड़ी लेकर गुफा में पहुंचा, आग जलाई और फिर विश्राम करते करते कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वासु नींद से उठा तो उसका हाथ नीला पड़ चुका था और वासु पर बेहोशी छाने लगी थी। उठ वासु और चल आगे, तुम सही राह पे हो। रुकना नहीं है, हारना नहीं है बेटा। वासु को कहीं दूर से उसकी मां की आवाज सुनाई दे रही थी। वासु ने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वासु जोश से भर गया था और बेर चबाते हुए आगे निकल पड़ा था। इतना शीतल वातावरण होने के बावजूद उसका शरीर तप रहा था। हाथ का नीलापन धीरे धीरे फैलने लगा था। वासु ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। चढ़ाई करते करते अब कुछ घंटे बीत गए थे। बिना कुछ खाए पिए वो बढ़ता जा रहा था। उसका पूरा बायां हाथ नीला पड़ गया था और तभी वासु लड़खड़ा कर गिर गया था। वासु ने उठने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखकर काले हो गए थे और सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वासु ने जब अपने बाएं हाथ को हिलाने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अचानक सड़ने लगा था। तभी वासु ने सोचा, क्या मेरा सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। हिम्मत जुटाकर वासु एक चट्टान का सहारा लेकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वासु के मुंह से अब खून भी निकलने लगा था। मुंह में भरा खून अब श्वास नली में जा चुका था। एक एक सांस के लिए लड़ता वासु अपनी मां को याद कर रहा था। इस हालत में भी वो मुस्कुरा रहा था। मृत्यु के पास खड़े वासु की आंखें बंद होने ही वाली थी कि तभी एक सूर्य की रोशनी से भी तेज सफेद रोशनी वासु के सामने थी। वासु ने आंखें खोलकर जब देखा तो मानो वो रोशनी उसकी आंखों को चीरकर सीधा उसके दिमाग तक जा रही थी। वासु ने टूटे शब्दों में कहा, ये कैसी रोशनी है? वासु रोशनी की तरफ देखता रहा। तभी एक अचंभा सा उसके साथ हुआ। वासु के शरीर का तापमान कम होने लगा था। बाएं हाथ का नीलापन भी जा चुका था। उसके शरीर की चुस्ती फिर से लौटने लगी थी। वासु समझ नहीं पाया था कि रोशनी से भरा वही द्वार था जिसकी वासु को तलाश थी। हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं मर चुका हूं? क्या ये स्वर्ग का रास्ता है? इतनी ताकत मेरे मरते शरीर में कैसे आ गई? वासु के मन में ये सारे सवाल उमड़ रहे थे। वासु तुरंत ही उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन अचानक वासु के कदम वहीं रुक गए और वासु की एक दर्दनाक चीख निकली, क्योंकि एक खंजर वासु की पीठ पर आकर लग गया था। वासु वहीं अपने घुटनों पर बैठ गया था। तभी वासु को पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। हिम्मत करके अपनी पीठ से वासु ने वो खंजर निकाला और पीछे की ओर मुड़ा तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक गया और कहा, आप हाँ प्रिय छोटे भाई, पिछले 4 दिनों से बाघ की तरह तुम पे घात लगाए बैठा हूं। मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा टिक पाओगे। तुम खुद मर जाते तो मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते। खैर बताओ, कैसे मरना पसंद करोगे? सर अलग कर दे या तुम्हें हवा में उड़ाकर जमीन पर फेंक दे? वैसे भी बचपन से उड़ने की बहुत इच्छा थी ना तुम्हारी। सामने खड़े वासु के बड़े भाई चंद्रा ने आंखों में नफरत भरते हुए कहा, क्या चंद्रा वासु को मारने में कामयाब हो जाएगा? चंद्रा से वासु कैसे अपनी जान बचा पाएगा? क्या वाकई ये रोशनी उसी द्वार से आ रही थी जिसकी वासु को तलाश थी, या ये वासु के मन का भ्रम था? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।